गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 20 पैरासिम्पैथोलाइटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। लास्ट चैप्टर में हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग को डिस्कस किया था। तो इसमें देखते हैं व्हाट आर पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं वो हम देखते हैं। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग ब्लॉक्स कोलिनर्जिक रिसेप्टर इन द इफेक्टर ऑर्गन सप्लाइड बाय कोलिनर्जिक नर्व। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऐसे इफेक्टर ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोलिनर्जिक नर्व का सप्लाई होता है। मीन्स वहाँ के जो नर्व फाइबर्स है वो एसिटाइल कोलिन के सप्लाई से इम्पल्स को एक तो रिसीव करती है या फिर इम्पल्स के अगेंस्ट रिएक्ट होती है। ठीक है। दिस ड्रग्स इन थेरापेटिक डोजेस ब्लॉक ओनली मस्कैनिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो ये जो ड्रग होते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, ये थेरापेटिक डोज में सिर्फ मस्कैनिनिक रिसेप्टर पे ही एक्ट होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट नहीं होते हैं। मस्कैनिनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो अल्टीमेटली कम होता है और रिड्यूस होता है। दिस इंक्लूड्स एट्रोपिन एंड रिलेटेड अल्कोलॉइड्स एंड सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स में एट्रोपिन आता है, उसके रिलेटेड अल्कोलॉइड्स आते हैं, इसके अलावा सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स आते हैं। बट हमारे जो फार्माकोलॉजी के सिलेबस में ओनली एट्रोपिन एंड योर हायोसिन, ये बेलाडोना अल्कोलॉइड्स का ही डिस्कशन है जो कि हम ये टॉपिक में करेंगे। तो बेलाडोना अल्कोलॉइड्स, these alkaloids are present in plants such as Atropa belladonna, Hyoscyamus niger and Datura and includes atropine, hyoscyamin and scopolamine। तो बेलाडोना जो होता है, बेलाडोना अल्कोलॉइड्स ये प्रेजेंट होते हैं आपके एट्रोपा बेलाडोना में, हायोसाइमस नाइगर में और दतुरा में, जिसमें कि एक्टिव फाइटोकेमिकल होता है एट्रोपिन, हायोसाइमिन और स्कोपोलामिन। तो मोस्टली जो है एज अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग एट्रोपिन को यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एट्रोपिन कंप्लीटली एंटागोनाइज एसिटाइल कोलिन एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो एट्रोपिन जो है ये कंप्लीटली मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज करता है। मीन्स एसिटाइल कोलिन के लिए कोई स्कोप नहीं रहता, रिसेप्टर नहीं रहता, जिसके वजह से उसका फर्दर एक्शन दिखता नहीं है। एट्रोपिन हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द मस्कैरिनिक रिसेप्टर than does acetylcholine but lack of efficacy in initiating activity। तो एट्रोपिन का ग्रेटर एफिनिटी है टूवर्ड्स मस्कैरिनिक रिसेप्टर, मीन्स वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे जल्दी से बाइंड हो जाएगा एज कंपेयर टू एसिटाइल कोलिन, बट इनिशिएटिंग एक्टिविटी में उसका इफिकेसी जो है वो लैग है। मीन्स एट्रोपिन एक्टिविटी इनिशिएट करने में पीछे रह जाता है, जिसके वजह से एट्रोपिन का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इट डज नॉट इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। मीन्स एसिटाइल कोलिन आ रहा है वाया कोलिनर्जिक नर्व फाइबर से, तो उसको ब्लॉक करने का काम एट्रोपिन नहीं करता। ये दूसरा ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन है, जो कि स्पेशली गैंग्लिया जो होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वहाँ पे भी एट्रोपिन कुछ काम नहीं करता, जिसके वजह से उनका भी एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड वॉलेंटरी मसल्स रिमेन अनअल्टर्ड। उसके बाद द मस्कैरिनिक ब्लॉकेट प्रोड्यूस बाय एट्रोपिन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट द मस्कैरिनिक कोलिनर्जिक साइट।
तो मस्कैरिनिक ब्लॉकेट जो है, जो कि प्रोड्यूस किया है एट्रोपिन ने, ये इजीली रिवर्स किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, जिसके वजह से वो जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है वहाँ से एट्रोपिन निकल जाता है और एसिटाइलकोलिन क्या है, उसके मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, जिसके वजह से उसे पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो ये इसका तीसरा ड्रॉबैक है। तो इसकी वजह से एट्रोपिन यूज़ तो होता है बट वो खुद का एक्शन इनिशिएट करने में उतना इफ़िशिएंट नहीं है कि भाई हमको हमारा एक्शन जो है इनिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वहाँ पे भी वो एक्ट नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो सिंपली मस्कैरिनिक रिसेप्टर को छोड़ देता है, जिसके वजह से फिर से कोलिनर्जिक एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये एट्रोपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इसके अलावा इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। अब हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट आता है सिक्रीशन। बेलाडोना अल्कोलाइड्स लाइक एट्रोपिन रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बेलाडोना अल्कोलाइड्स जितने भी है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को कम करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट आता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड। एट्रोपिन कैन ब्लॉक वाटरी सलाइवरी सिक्रीशन इंड्यूस्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एक तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग से होगा या फिर नेचुरली एसिटाइलकोलिन से होगा। तो जो ये सलाइवरी सिक्रीशन है ये इंड्यूस होता है जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से, उसको कम करने का काम जो है और ब्लॉक करने का काम जो है, सलाइवरी सिक्रीशन को ब्लॉक करने का काम एट्रोपिन करता है। उसके बाद आते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो एट्रोपिन कैन रिड्यूस द वॉल्यूम एंड टोटल एसिडिटी ऑफ एसिडिक सिक्रीशन। तो एट्रोपिन जो है वॉल्यूम एज वेल एज टोटल एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इसको कम करने का काम करता है। इंट्राडाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ एसिड इन स्टमक इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन। जो इंटरडाइजेस्टिव सिक्रीशन जो होता है एसिड का स्टमक में, उसको कम्प्लीटली ब्लॉक करने का काम एट्रोपिन करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय कैफीन, हिस्टामिन एंड अल्कोहल इज पार्शियली एंटागोनाइज्ड बाय एट्रोपिन। तो एट्रोपिन ये पार्शियली रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, किसके वजह से प्रोड्यूस, कैफीन, हिस्टामिन और अल्कोहल के वजह से जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन और एसिड प्रोड्यूस होता है उसको कम करने का काम एट्रोपिन करता है। इसके बाद इट रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन एंड एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। तो एट्रोपिन जो है सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन और एंजाइम जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस में के, इनको भी कम करने का काम और रिड्यूस करने का काम एट्रोपिन करता है। इसके अलावा ब्लॉक सिक्रीशन इंक्रीज बाय कोलिनर्जिक ड्रग। अब ये तो चीज़ें हो गया, बट जो लास्ट पॉइंट है जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग है और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है, जब हम वो लेते हैं जिसके वजह से कभी कभी ओवर सिक्रीशन हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड का, गैस्ट्रिक जूस का, उसे भी रिड्यूस करने का काम और ब्लॉक करने का काम जो है ये हमारा बेलाडोना अल्कोलाइड्स स्पेशली एट्रोपिन करता है। उसके बाद एट्रोपिन रिड्यूस द सिक्रीशन इन नोज, फेरिंग्स, ब्रोंकाई एंड ऑल्सो स्वेट ग्लैंड। मैंने स्वेट सिक्रीशन लिखा है बट स्वेट ग्लैंड। तो एट्रोपिन क्या करता है, सिक्रीशन रिड्यूस करता है स्पेशली इन योर एयर्स, जो अपना एयर कैविटी है और नेजल कैविटी है, कैविटी जो कि आगे जाके आपके ब्रोंकाई देन लंग्स,
ये जो कैविटी में जो सिक्रीशंस होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रीशन जो होते हैं, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में या और ब्रोंकाई में जो सिक्रीशन होते हैं, उसको रिड्यूस करने का और म्यूकस जो सिक्रीट होता है उसको रिड्यूस करने का काम एट्रोपिन करता है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो होती है, जो कि पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, बट एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन उसे भी ब्लॉक करने का काम करता है। स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को भी ब्लॉक करने का काम एट्रोपिन करता है। इसके अलावा इट हैज़ अ लिटिल इफेक्ट ऑन पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन। तो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशन जो होते हैं उस पे बहुत ही कम इफेक्ट है हमारे एट्रोपिन का। अब देखते हैं स्मूथ मसल्स पे क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो फर्स्ट आता है जीआई ट्रैक्ट। तो एट्रोपिन रिड्यूसेस ड्रग इंड्यूस्ड टोन एंड मोटेलिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो ड्रग इंड्यूस्ड मोटेलिटी और टोन जो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, इसको रिड्यूस करने का काम एट्रोपिन करता है। तो ड्रग स्पेशली पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि इंक्रीज करते हैं मोटेलिटी और टोन ऑफ जीआई ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसे कम करने का काम एट्रोपिन करता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट आता है। तो एट्रोपिन रिड्यूस नॉर्मल एज वेल एज ड्रग इंड्यूस्ड यूरेट्रल पेरिस्टाल्टिस। जो यूरेट्रल पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको कम करने का काम एट्रोपिन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर मसल्स है उसका टोन रिड्यूस हो जाता है और यूरिन रिटेंशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये चीज क्यों जरूरी है? जब भी हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स देते हैं तो इसका उल्टा होता है। उल्टा होता है मीन्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यूरेट्रल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। तो टू अवॉइड दैट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और मिक्चुरेशन हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या करता है? यूरेट्रल पेरिस्टाल्सिस को कम करने का काम करता है, जिसके वजह से जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है वो कम हो जाता है, ब्लैडर मसल्स का जो टोन है वो रिड्यूस होता है और हमें यूरिन रिटेंशन का इफेक्ट मिलता है। उसके बाद ब्रोंकाई पे आते हैं। एट्रोपिन रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो होता है, ब्रोंकियल पार्ट जो हमारा एयर पैसेज है, वहाँ पे जो ब्रोंकाई नाम का जो पार्ट होता है और कैविटी जो होती है, वहाँ के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम एट्रोपिन करता है। पर्टिकुलरली इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग द ब्रोंकोस्पाज्म प्रोड्यूस्ड बाय पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं, जिसके वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे ड्रग इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म को रिलैक्स करने के लिए और रिलीव करने के लिए एट्रोपिन बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है, क्योंकि वो ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। As it reduces the secretion, it is not recommended in bronchial asthma. तो ब्रोंकोस्पाज्म जो होता है, ड्रग इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, उसमें तो रिलीफ देता है, बट एट्रोपिन का और एक प्रॉपर्टी है कि ये सिक्रीशंस को कम करने का काम करता है। तो ऐसे ड्रग को स्पेशली रेकमेंड नहीं करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। ब्रोंकियल अस्थमा में ये ड्रग को रेकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आइस पे। तो ऑन लोकल इंस्टिलेशन और ऑन लोकल एप्लीकेशन एट्रोपिन प्रोड्यूसेस माइड्रियासिस। माइड्रियासिस नथिंग बट अ डायलेशन ऑफ प्यूपिल। हमने इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें देखा था कि भाई अगर हम एसिटाइलकोलिन को डायरेक्ट लोकली अप्लाई करते हैं आइस पे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता,
बट कैरोटिड स्पेस में अगर हम देते हैं तो वो मियोसिस करता है। मियोसिस नथिंग बट अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। तो वो पार्ट को छोड़ दीजिए, अभी हम माइड्रियासिस पे आते हैं। तो माइड्रियासिस क्या है? नथिंग बट अ डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जो प्यूपिल मसल्स होते हैं उसका डायलेशन होता है जब भी हम एट्रोपिन को लोकली अप्लाई करते हैं आईज में, तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है जिसे हम माइड्रियासिस बोलते हैं। इसमें जो है सिलियरी स्मूथ मसल्स जो होती है वो अल्टीमेटली पैरालाइज्ड हो जाती है ड्यू टू एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है? जो सिलियरी स्मूथ मसल्स होती है जिसका काम है फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करना, मीन्स पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो सिलियरी स्मूथ मसल्स का रोल होता है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो सिलियरी स्मूथ मसल्स का रोल होता है। अगर दूर के ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं तो सिलियरी स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है, बट पास के ऑब्जेक्ट को हमें अगर देखना है तो सिलियरी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यही चीज़ जो है, ये मसल्स की जो प्रॉपर्टी है, ये पैरालाइज करने का काम एट्रोपिन करता है, जिसके वजह से सिलियरी स्मूथ मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट होती है ना रिलैक्स होती है, वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज मीन्स रिलैक्स मोड में ही चले जाती है। तो रिलैक्स मोड में चले जाने के वजह से इंक्रीज इन फोकल लेंथ होता है ऑफ द लेंस। तो लेंस का फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स वो दूर का ऑब्जेक्ट देख सकता है, बट वो कितना भी चाहे वो पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सिलियरी स्मूथ मसल्स। तो thus इंडिविजुअल कैन सी द थिंग्स ओनली एट लॉन्ग डिस्टेंस। तो दूर की चीज़ें वो देख सकता है बट पास की चीज़ें वो नहीं देख सकता ड्यू टू सिलियरी स्मूथ मसल पैरालिसिस। ठीक है, तो ये लेंस के फोकल लेंथ को मैनेज करने का मेन काम सिलियरी स्मूथ मसल्स करता है, बट जब भी हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं तो सिलियरी स्मूथ मसल्स पैरालाइज हो जाती है और हम सिर्फ दूर का देख पाते हैं, पास का नहीं देख पाते। एज द मसल्स ऑफ स्फिंक्टर ऑफ इरिस आर पैरालाइज, इंडिविजुअल कैन नॉट कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल फॉर विविंग नियर ऑब्जेक्ट और इन रिस्पॉन्ड टू ब्राइट लाइट। तो ये जो सिलियरी मसल्स का पैरालिसिस होता है, इसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए हम पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। और अगर उनके आँखों पे अगर आप लाइट भी मारेंगे या फिर लाइट को आप फ्लैश करेंगे तो भी आपकी आइज़ उसको रिस्पॉन्स नहीं करती। नहीं तो अगर नॉर्मल आइज़ है, अगर कोई नॉर्मल आइज़ पे लाइट फ्लैश करता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है ना, आंखें बंद हो जाती है और जो हमारा प्यूपिल और सिलियरी स्मूथ मसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे पैरालिसिस होने की वजह से आप कितना भी लाइट मारिए आँखों पे और फ्लैश करिए आँखों पे, आपकी आंखें उसे रिस्पॉन्स नहीं करती। Thus पेशेंट सफर्स फ्रॉम फोटोफोबिया। ठीक है, तो ये चीज इसमें दिखती है, पेशेंट को फोटोफोबिया हो जाता है। फोटोफोबिया मीन्स लाइट से डर लगता है। लाइट से क्यों डर लगता है? बिकॉज उसकी आंखें उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाती है। रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है मीन्स उसके जो सिलियरी स्मूथ मसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं, वो वजह से उसे फोटोफोबिया होता है, मीन्स लाइट का डर लगता है। इसलिए कभी भी जिन्हें फोटोफोबिया हो गया है उन्हें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि ब्लैक कलर का चश्मा पहनिए जब भी आप बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम से अगर कोई लाइट आपके आंखों पे गिरे तो आपको डर ना लगे। तो उसके लिए डार्क ग्लासेस ऑलवेज रेकमेंड करते हैं जो भी फिजिशियन है, आइज़ के जो डॉक्टर है, फॉर दोज पेशेंट हु हैव फोटोफोबिया। दिस फिनोमिना इज नोन एज साइक्लोप्लेजिया। तो ये जो फिनोमिना है
जिसमें फोटोफोबिया होता है ड्यू टू सिलियरी स्मूथ मसल्स पैरालिसिस। इस फिनोमिनन को बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया, और इसको बोलेंगे आप लॉस ऑफ एकोमोडेशन। लॉस ऑफ एकोमोडेशन मीन्स जो लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करने का जो प्रॉपर्टी है वो अगर लॉस हो जाता है उसे हम बोलेंगे साइक्लोप्लेजिया। तो ये चीज़ आइज में होता है कि भाई फोटोफोबिया ड्यू टू सिलियरी स्मूथ मसल्स की वजह से होता है, बिकॉज सिलियरी स्मूथ मसल्स पैरालाइज हो जाती है और फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हमें तकलीफ होता है। तो पैरालाइज होने की वजह से आप सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि पैरालाइज मोड में आपकी सिलियरी स्मूथ मसल्स रिलैक्स मोड में चली जाती है। ठीक है, मीन्स अगर उसमें कोई यही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी ही नहीं बची है, तो वो हमेशा रिलैक्स मोड में रहेगी, जिसकी वजह से आप दूर के ऑब्जेक्ट देख पाएंगे, पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, और जो फ्लैश लाइट है उसको आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। इसी के वजह से पेशेंट को फोटोफोबिया हो जाता है, लाइट से डर लगता है, और यही फिनोमिना को साइक्लोप्लेजिया भी बोलते हैं, और लॉस ऑफ एकोमोडेशन भी इसे बोलते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आपका एट्रोपिन और बेलाडोना अल्कोलाइड्स क्या काम करता है। एट्रोपिन इन थेरापेटिक डोज में इनिशियली डिक्रीज द हार्ट रेट बिकॉज ऑफ इट्स पार्शियल एगोनिस्ट प्रॉपर्टी विथ एसिटाइलकोलिन, बट इट इज फॉलोड बाय टैकीकार्डिया। तो एट्रोपिन जो है थेरापेटिक डोज में इनिशियली क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, मीन्स ब्रैडीकार्डिया भी बोल सकते हैं अगर नॉर्मल से नीचे जाता है तो, या फिर ऑलरेडी आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए अगर हम एट्रोपिन देते हैं तो इनिशियली वो हार्ट रेट को कम करता है बिकॉज ऑफ इट्स पार्शियल एगोनिस्ट प्रॉपर्टी। पार्शियल एगोनिस्ट प्रॉपर्टी के वजह से हार्ट रेट कम करता है, बट कुछ टाइम के बाद ये टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है, मीन्स हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एट्रोपिन में होती है, इनिशियली हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, बट कुछ टाइम के बाद ये हार्ट रेट बढ़ाने का काम करता है। इन थेरापेटिक डोजेस इट एबॉलिशेस द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ऑन हार्ट एंड पेरिफेरल वासोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन। तो थेरापेटिक डोज में जो है ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग के इफेक्ट को एबॉलिश करता है। अगर हम कोई पेशेंट को पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो उसमें अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन के वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है हार्ट पे एज वेल एज उसके पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पे, तो ऐसे इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम एट्रोपिन को दे सकते हैं। तो थेरापेटिक डोज अगर हमने एट्रोपिन का दिया तो वो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग का इफ़ेक्ट जो है उसको एबॉलिश करता है। स्पेशली हार्ट पे जो इफ़ेक्ट होता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का, उसे वो एबॉलिश करेगा। उसके अलावा पेरिफेरल वासोडाइलेशन और हाइपोटेंशन होता है, उसे भी वो कम करने का काम करेगा। टॉक्सिक डोज ऑफ एट्रोपिन प्रोड्यूस cutaneous vasodilation resulting in atropine flush and hypotension। अगर हम टॉक्सिक डोज देते हैं एट्रोपिन का तो हार्ट पे पहले ही आपने देखा है कि भाई पहले तो ये पार्शियल एगोनिस्ट करके एक्ट करता है, बट बाद में ये टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है। तो सेम विथ टॉक्सिक डोज, टॉक्सिक डोज अगर हम एट्रोपिन का देते हैं तो ये वासोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है। कुटेनियस वासोडाइलेशन मीन्स सबकुटेनियस लेयर आपको पता है हमारे स्किन में रहता है,
तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, क्यूटानियस ब्लड वेसल्स है वो लेयर में, वहाँ पे वासोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है एट्रोपिन, जिसके वजह से फ्लश एंड हाइपोटेंशन इफेक्ट हमको दिखता है। मीन्स स्किन में आपको रेडनेस जैसा दिखेगा, एज वेल एज हाइपोटेंशन इफेक्ट भी आपको मिलेगा। CNS पे क्या इफेक्ट है ये हम देखते हैं। तो एट्रोपिन इन थेरापेटिक डोज स्टिमुलेट द मेडुलरी वेगल न्यूक्लिया। तो थेरापेटिक डोज में एट्रोपिन स्टिमुलेट करता है मेडुलरी वेगल न्यूक्लिया को। दिस कॉजेज इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। तो वेगल न्यूक्लिया, जो मेडुलरी वेगल न्यूक्लिया है, उसको स्टिमुलेट करने का काम एट्रोपिन करता है, जिसके वजह से रेट एज वेल एज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं बट फास्टली लेते हैं। मीन्स रेट जो है उसका फास्ट होता है। 1 मिनट में अगर हम समझिए 10 टाइम्स अगर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मेडुलरी वेगल न्यूक्लियाई हम 10 की जगह 12 और 13 रेस्पिरेशन का इनहेल और एक्सहेल करेंगे, बट डेप्थ उसका बहुत गहरा रहेगा। मीन्स डीप ब्रीदिंग करेंगे और रेट भी ज़्यादा रहेगा। Thus, it antagonizes the respiratory depression caused by toxic dose of anticholinesterase। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि भाई जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है उसको एंटागोनाइज करने के लिए एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली टॉक्सिक डोज ऑफ एंटीकोलिनिस्टेरेस। तो हमने लास्ट चैप्टर में रिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टेरेस और इरिवर्सिबल एंटीकोलिनिस्टेरेस एंजाइम को हमने देखा था। तो अगर एंटीकोलिनिस्टेरेस ड्रग का डोज ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को एंटागोनाइज करने के लिए और रिवर्स करने के लिए हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं इन अ थेरापेटिक डोज। अब हम आते हैं एडवर्स रिएक्शन में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन खत्म हो गया, अभी हम आते हैं एडवर्स रिएक्शंस पे। ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन swallowing, blurring of vision, constipation and retention of urine are some commonly encounter adverse reaction। तो ये ऑलरेडी हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देख चुके हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ ड्राई होने लगता है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि पानी पीना चाहिए, ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन swallowing, अगर हम खाना कुछ खा रहे हैं या कुछ भी चीज़ पी रहे हैं तो हमें उसे निगलने में तकलीफ़ होता है। ब्लरिंग ऑफ विजन, हमें आगे का बराबर दिखता नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है कि भाई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होता है और टोन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन क्यों होता है? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ योर ब्लैडर मसल्स। तो ब्लैडर मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, इसलिए यूरिन रिटेंशन भी ये हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट है आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के। इसके अलावा लोकली एट्रोपिन में शोज एलर्जिक रिएक्शन सच एज डर्मेटाइटिस। तो लोकली अगर एट्रोपिन को अगर अप्लाई किया तो कभी कभी कुछ पेशेंट में वो एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाता है, जैसा कि डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस नथिंग बट डर्मल लेयर पे वो कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है, जो हमारा स्किन है उस पे वो एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है अगर हमने लोकली एट्रोपिन को अप्लाई किया। उसके बाद इन सर्टेन केसेस intolerance to atropine has also been reported and it includes skin rashes, मैंने ashes लिखा हुआ है, वहाँ पे rashes चाहिए, एंड डर्मेटाइटिस। थोड़ा टाइपो एरर है बट आप वहाँ पे स्किन rashes है, आर छूट गया है उसमें का, तो लिख लीजिएगा। तो कुछ पेशेंट में
मीन्स इन सम केसेस एट्रोपिन टॉलरेट नहीं कर पाता पेशेंट, और उसमें स्किन रैशेस और डर्मिटाइटिस नाम के ये एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। मीन्स स्किन पे रैशेस आएगा, इसके अलावा डर्मिटाइटिस होने के भी चांसेस होते हैं जो पेशेंट एट्रोपिन को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये है एडवर्स रिएक्शंस। अब हम आते हैं एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग। अब ये एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग क्या होता है? एट्रोपिन हैज़ वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मीन्स इसका जो मार्जिन जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। बट सीरियस एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में ऑकर स्पेशली इन चिल्ड्रन हु आर अट्रैक्टेड टू एंड इंजेस्ट द बेरीज और सीड्स ऑफ बेलाडोना प्लांट्स। तो एट्रोपिन की मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ केसेस में सीरियस एट्रोपिन टॉक्सिसिटी हो जाता है। स्पेशली बच्चे जो होते हैं, बच्चे ये प्लांट के तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और ये प्लांट्स की जो बेरीज होती है, जो फ्रूट होता है, एज वेल एज सीड जो होता है, वो खा लेते हैं, जिसके वजह से आपको एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग होता है। ब्लॉकेज ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर इंक्लूड्स एडवर्स रिएक्शन ऑफ बेलेडोना। तो हमने बेलेडोना अगर खा लिया तो अल्टीमेटली उसके अंदर के अल्कोलॉइड्स खा लिए, स्पेशली एट्रोपिन खा लिया, जिसके वजह से मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे ब्लॉकेज आ जाता है और साइमल्टेनियसली एडवर्स रिएक्शन ऑफ बेलेडोना हमें दिखने लगते हैं। तो उसमें आपको जो भी है एडवर्स रिएक्शंस रिगार्डिंग बेलाडोना वो आपको दिखेगा, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्किन रैशेस हो गया, डर्मिटाइटिस हो गया, ये सब चीज़ें आपको एक्यूट बेलाडोना पॉइजनिंग में दिखेगा। द सेंट्रल इफेक्ट इंक्लूड रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, मसल्स इनकोऑर्डिनेशन, हेलुसिनेशन, कन्वल्जन, कोमा एंड फाइनली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फेल्यूर। तो सेंट्रल इफेक्ट थोड़ा डेंजरस होता है। अगर हमने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है बेलाडोना के बेरीज और सीड्स को, तो इसके वजह से रेस्टलेसनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन प्रोड्यूस हो सकता है पेशेंट में, मसल्स इनकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस हो सकता है पेशेंट में, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, मीन्स उसे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा हो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा हो, मीन्स हेलुसिनेटिंग इफेक्ट दिखाए प्रोड्यूस कर सकता है पेशेंट में। इसके अलावा कन्वल्जेंस जो है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जिसमें कन्वल्जेंस में होता है, वो चीज़ हो सकता है। और अगर ज़्यादा ही अगर बेलाडोना कंजम्पशन हो गया है बेरीज और सीड्स का, तो कोमा कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है और फाइनली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होके, रेस्पिरेशन फेल्योर होके डेथ भी होने का चांसेस होता है बेलाडोना पॉइजनिंग में, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में और पेशेंट ज़्यादा अमाउंट में बेरीज और सीड्स का कंजम्पशन करता है। अब इस पे ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट शुड बी इंस्टीट्यूटेड इन डार्क रूम इन ऑर्डर टू रिलीव फ्रॉम फोटोफोबिया। तो एट्रोपिन क्या करता है? मोस्टली जो सिलेरी मसल्स है उसका पैरालिसिस करता है, जिसके वजह से लॉस ऑफ एकोमोडेशन होता है और फोटोफोबिया होता है। तो जो भी पेशेंट है एक्यूट बेलाडोना पॉइजनिंग वाला, उसको डार्क रूम में ट्रीटमेंट देते हैं इन ऑर्डर टू रिलीव फोटोफोबिया। उसके बाद उसको गैस्ट्रिक लैवेज शुड बी परफॉर्म टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम स्टमक। उसको गैस्ट्रिक लैवेज देते हैं। गैस्ट्रिक लैवेज हमें इसलिए देना चाहिए कि जो भी ड्रग उसने लिया है, बेरीज ली हुई है, सीड ली हुई है, जो स्टमक में है वो फ्लश आउट हो जाए। और फ्लश आउट करने के लिए गैस्ट्रिक लैवेज ये एक तो आपके नेज़ल रूट से देते हैं या फिर ओरल रूट से ट्यूबिंग, ओरल ट्यूब जो होता है, और
नेज़ल ट्यूब होता है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो कैविटी है वहाँ पे इंजेस्ट करते हैं और वहाँ पे फ्लशिंग करते हैं, जिसके वजह से स्टमक में जितना भी पॉइजनस मटेरियल है वो आराम से निकल जाए। उसके बाद अल्कोलॉइडल इनएक्टिवेटर सच एज यूनिवर्सल एंटीडोट शुड बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर गैस्ट्रिक लेवेज। तो जैसे ही पेशेंट आता है तो उसको अल्कोलॉइडल इनएक्टिवेटर, जिसे हम यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं, वो देते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक लेवेज देते हैं और गैस्ट्रिक लेवेज देने के बाद फिर से अल्कोलॉइडल इनएक्टिवेटर देते हैं। तो इस टाइप से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज सच एज फिजियोस्टिग्मिन मे बी गिवन बाय इंट्रामस्कुलरली एंड सबक्यूटेनियस रूट एट इंटरवल टिल ड्राइनेस ऑफ माउथ इज रिलीव्ड। तो पेशेंट में जो ड्राइनेस ऑफ माउथ का जो एडवर्स रिएक्शन है उससे जब तक रिलीफ नहीं मिलता है तब तक के एडमिनिस्टर करते हैं हम एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग, स्पेशली फिजियोस्टिग्मिन वाया इंट्रामस्कुलर रूट और सबक्यूटेनियस रूट। तो ये थोड़ा थोड़ा देर में हम इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को, जब तक कि उसका जो ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है उसमें रिलीफ नहीं मिलता, उसके माउथ का जो ड्राइनेस जो है वो चला नहीं जाता, उसे सलाइवेशन का फील नहीं आता, सलाइवा सिक्रीशन का फीलिंग आने तक के हम उसको फिजियोस्टिग्मिन का इंजेक्शन वाया इंट्रामस्कुलरली और सबक्यूटेनियस रूट में देते हैं। उसके बाद कैथेटराइजेशन फॉर यूरिनरी रिटेंशन। तो एट्रोपिन का एडवर्स रिएक्शन में यूरिन रिटेंशन आता है। तो एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग में अल्टीमेटली हम अल्कोलाइड्स ले रहे हैं। तो अल्कोलाइड्स क्या करते हैं, यूरिन रिटेंशन वाला इशू क्रिएट करते हैं। तो यूरिन रिटेंशन ना रहे जिसके वजह से अदर ऑर्गन फेल हो जाए। टू अवॉइड दैट फेल्यूर ऑफ ऑर्गन मीन्स जो बाकी ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गन फेल होने का चांसेस है। टू अवॉइड दैट फेल्यूर ऑफ ऑर्गन्स हम कैथेटराइजेशन देते हैं। कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि भाई जो यूरिन है, यूरिन को हम निकालते हैं जिसके वजह से प्रेशर बिल्डअप ना हो और बाकी के ऑर्गन स्पेशली किडनी फेल्यूर ना हो। टू अवॉइड द चांसेस ऑफ फेल्यूर हम कैथेटराइजेशन देते हैं। अब कैथेटराइजेशन नथिंग बट इंट्यूबेशन ऑफ सम काइंड ऑफ ट्यूब जो कि यूरिन को बाहर निकालती है, बॉडी के बाहर निकालती है। जो भी यूरिन रिटेन हो रहा है उसको बॉडी के बाहर निकालती है और जो प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए उसे प्रेशर बिल्डअप होने नहीं देती। उसके बाद इफ डिप्रेशन हैज़ डेवलप्ड सेंट्रल स्टिमुलेंट कैन बी यूज कॉशियसली। अगर डिप्रेशन अगर डेवलप हो गया है पेशेंट में तो सेंट्रल स्टिमुलेंट हम दे सकते हैं, बट कॉशियसली हमें देना है कि भाई पेशेंट की हिस्ट्री भी हमें पता होना चाहिए। इफ डिप्रेशन इज सीवियर ऑक्सीजन शुड बी गिवन विथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि हमने देखा था एडवर्स रिएक्शन में कि भाई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, अगर हमें एक्यूट बेलाडोना पॉइजनिंग होता है तो रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं विथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन 95% और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन का सिलेंडर हम लगाएंगे। इफ़ डिप्रेशन जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर सीवियर हो गया है तो ऑक्सीजन सिलेंडर विथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड हम इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को, सो दैट पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बना रहे।
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुड बी गिवन टू पेशेंट इन केस ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फेल्यूर। एकदम लास्ट केस है सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फेल्यूर। तो अगर ऐसा चीज़ होता है तो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और हमें देना चाहिए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अगर पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है वो सीवियरली डिप्रेस हो गया है और फेल हो गया है, तो ऐसे केस में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमें देना चाहिए। उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड कैन ऑल्सो बी गिवन इफ नेसेसरी। अगर हमें ज़रूरत है तो इंट्रावेनस फ्लूइड और सलाइन सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट के बाद आते हैं हम थेरापेटिक यूजेस पे। तो एट्रोपिन के थेरापेटिक यूजेस क्या है वो देखते हैं। इट कैन बी यूज एज अ एंटीस्पाज्मोडिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोलिक, रीनल कोलिक, अर्जेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन एंड टू कंट्रोल नॉक्चरल एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। तो थेरापेटिक यूज़ है एट्रोपिन का कि भाई इसको हम एज अ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग दे सकते हैं। मीन्स मसल स्पाज्म जो होता है, तो मसल्स जो स्मूथ मसल्स का जो स्पाज्म होता है उसमें रिलीफ दिलाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोलिक। अब ये कोलिक चीज़ क्या होता है कि इसमें जो होता है कि भाई वहाँ की जो मसल्स है, जब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो मसल्स है वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से पेन होता है और फिर ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है। तो सेम रीनल कोलिक में भी वही चीज़ होता है, वहाँ की मसल सडनली कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एक पेन फील होता है, हमें पेन होता है और ये पेन को ही आराम दिलाने के लिए हम एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं एज अ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग। उसके अलावा जिन्हें मिक्सचुरेशन का प्रॉब्लम है, मीन्स यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली होता है, टू अवॉइड दैट फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और मिक्सचुरेशन, हम इसको दे सकते हैं, एट्रोपिन को दे सकते हैं एज अ एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग। उसके अलावा टू कंट्रोल नॉक्चरनल एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। तो जो नाइट वेटनेस होता है, मीन्स जो नाइट के टाइम पे बेड वेटनेस, मीन्स बच्चों को यूरिन हो जाता है जब वो स्लीप कंडीशन में रहते हैं, रात में जब यूरिनेशन होता है ऑन बेड, तो ऐसे बच्चों को भी एट्रोपिन देते हैं एज अ ट्रीटमेंट और एज अ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग। उसके बाद बेलाडोना सर्व एज एन इफेक्टिव थेरेपी फॉर ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए भी बेलाडोना का यूज़ करते हैं, बिकॉज बेलाडोना कंटेन अल्कोलाइड्स और अल्कोलाइड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कम करने का काम करते हैं। उसके बाद इट इज़ एन इफेक्टिव मीन फॉर करेक्टिंग स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। तो करेक्टिंग स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब जो स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन कब होता है, ड्यूरिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कंजम्पशन और कोलिनर्जिक ड्रग कंजम्पशन। जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन मीन्स जो फोकल लेंथ है वो लेंस का वो पास के लिए एडजस्ट कर देते हैं। मीन्स आप पास की चीज़ें देख सकते हैं, दूर की चीज़ें नहीं दे सकते हैं, उसे बोलते हैं स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। तो उसे करेक्ट करने के लिए भी एट्रोपिन आप यूज़ कर सकते हैं और बेलाडोना अल्कोलाइड आप यूज़ कर सकते हैं। अब वही चीज़ को बोलते हैं मियोसिस। तो टू ट्रीट मियोसिस यू कैन यूज बेलाडोना अल्कोलाइड एज अ ट्रीटमेंट टू प्रोड्यूस माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया। तो पेशेंट में माइड्रियासिस मीन्स डायलेशन ऑफ प्यूपिल और साइक्लोप्लेजिया इंड्यूस करने के लिए भी बेलाडोना अल्कोलाइड स्पेशली एट्रोपिन का यूज़ करते हैं। एज अ
प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके भी एट्रोपिन को देते हैं। क्यों देते हैं? टू रिड्यूस एक्सेसिव सलाइवेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन ड्यू टू इरिटेट एनेस्थेटिक एजेंट। तो एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं, स्पेशली जनरल एनेस्थेटिक, वो इरिटेंट इन नेचर होते हैं, जिसके वजह से सलाइवरी सिक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो उन्हें वो सिक्रीशन कम करने के लिए हम एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके एट्रोपिन को दे सकते हैं। ठीक है। इन एडिशन टू दिस अल्कोलॉइड प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम वेगल इनहिबिशन। तो वेगल इनहिबिशन जो है, जिसके वजह से हार्ट प्रॉब्लम करता है, तो ये जो ड्रग है, ड्रग क्या करता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेगल इनहिबिशन। वेगल इनहिबिशन से प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा बेलाडोना अल्कोलाइड और एट्रोपिन करता है। इसके अलावा हायोसिन में ऑल्सो इंड्यूस सीडेशन। हायोसिन ये जो है एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, जो कि इंड्यूस करता है स्लीप और सीडेशन। तो सीडेशन आ गया तो अल्टीमेटली बाद में वो स्लीप इंड्यूस करता है। तो हायोसिन को भी यूज करते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन फॉर द सीडेशन ऑफ पेशेंट। इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हमने देखा है इरिवर्सिबल कोलिन इस्टरेज इनहिबिटर। ठीक है, इरिवर्सिबल कोलिन इस्टरेज इनहिबिटर जो है वो स्पेशली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग करते हैं। जो इंसेक्टिसाइड, जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो होते हैं, जिसे हम स्प्रे करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, वो कभी कभी इनहेल हो जाए या फिर स्किन थ्रू हमारे बॉडी में चले जाए, तो वो इरिवर्सिबल आपका कोलिन इस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी एट्रोपिन को यूज करते हैं। उसके बाद इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है? बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन। तो डोपामिन और एसिटाइल कोलिन का बैलेंस मेंटेन करने के लिए और टू ट्रीट पार्किंसोनिज्म हम बेलाडोना अल्कोलाइड को यूज कर सकते हैं। अब बेलाडोना अल्कोलॉइड में दूसरा ड्रग आता है हायोसिन। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट बेलाडोना अल्कोलॉइड। इट्स पेरिफेरल एक्शन आर सिमिलर टू दैट ऑफ एट्रोपिन, बट सेंट्रल एक्शन आर समवॉट डिफरेंट। तो पेरिफेरल एक्शन जो है इसका सिमिलर है, एट्रोपिन जैसा ही है, और ये और एक अल्कोलॉइड है, आपके बेलाडोना अल्कोलॉइड है, और इसमें सिर्फ सेंट्रल एक्शन जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। Atropine initially stimulate the depressed CNS, whereas hyoscine is entirely depressant। तो एट्रोपिन जो है इनिशियली स्टिमुलेट करता है CNS को और उसके बाद डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, बट हायोसिन जो है ये टोटली डिप्रेस करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो एट्रोपिन दोनों एक्शन दिखाता है, इनिशियल स्टेज में स्टिमुलेट करना और बाद में डिप्रेस करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, बट हायोसिन का एक ही काम है, सीधा डिप्रेस कर दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके बाद एट्रोपिन इन थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशंस प्रोड्यूस एक्साइटेशन, वाइल विथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल एक्साइटेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड मेडुलरी पैरालिसिस। तो एट्रोपिन जो है ये थेरापेटिक कॉन्सेंट्रेशन में एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है, बट जैसा जैसा हम कॉन्सेंट्रेशन इसको बढ़ाएंगे तो सेंट्रल एक्साइटेशन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिप्रेशन एंड फाइनली मेडुलरी पैरालिसिस में। हायोसिन इन थेरापेटिक डोज कॉज ड्राउजीनेस, एमनेशिया, फटीग एंड स्लीप। तो हायोसिन जो है ये एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं
क्योंकि ये इंड्यूस करता है सीडेशन, और सीडेशन जो भी ड्रग इंड्यूस करता है तो अल्टीमेटली पेशेंट को नींद आराम से आ जाती है, पेशेंट को थकान महसूस होती है, एमनेशिया होता है, एमनेशिया मीन्स मेमोरी लॉस होती है कुछ टाइम के लिए, उसके अलावा आलसपना आता है, ड्राउजीनेस आता है व्हेन वी गिव हायोसिन इन थेरापेटिक डोज टू दैट पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट को हमने अगर थेरापेटिक डोज दे दिया तो उसमें ड्राउजीनेस आएगा, उसके बाद एमनेशिया मीन्स मेमोरी लॉस थोड़ा टाइम के लिए होगा, थकान रहेगा और फाइनली स्लीप आएगा। बोथ ड्रग्स इन मॉडरेट डोज में डिप्रेस वेस्टिबुलर फंक्शन टू रिड्यूस मोशन सिकनेस। बोथ ड्रग्स का मतलब है एट्रोपिन और हायोसिन। एट्रोपिन और हायोसिन मॉडरेट डोज में अगर हम देते हैं तो ये वेस्टिबुलर फंक्शन को डिप्रेस करता है, जिसके वजह से मोशन सिकनेस जो हमें होती है वो रिड्यूस होती है। मोशन सिकनेस मीन्स जो बस में जो लोग जाते हैं, बस में लोग जाते हैं कि किसी को उल्टी होती है, किसी को जी मचलना होता है, उसे हम मोशन सिकनेस जो बोलते हैं। तो ये मोशन सिकनेस जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय गिविंग मॉडरेट डोज ऑफ एट्रोपिन और हायोसिन। तो जिसके वजह से जो वेस्टिबुलर फंक्शन है, जो वेस्टिबुलर फंक्शन बॉडी का है वो डिप्रेस हो जाता है और हमें मोशन सिकनेस से आराम मिलता है। इन एडिशन ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड सीडेटिव इफेक्ट आर यूजफुल टू रिड्यूस मोशन सिकनेस। तो हायोसिन जो है ये प्रोड्यूस करता है ड्राइनेस ऑफ माउथ और सीडेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें नींद अच्छी आती है। तो ये भी काम करता है टू रिड्यूस मोशन सिकनेस। जिन्हें मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, जी मचलना, उल्टी होना, जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो हायोसिन लेते हैं तो हायोसिन क्या करता है, अल्टीमेटली सीडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और सीडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस किया तो अल्टीमेटली हमें नींद आती है, जिसके वजह से हमें मोशन सिकनेस वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होता है और रिड्यूस होता है। तो ये हो गया हायोसिन। तो ये दो ड्रग है एट्रोपिन एंड हायोसिन हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स में। तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।